नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जीएस क्लासरूम विंद जीएस सर्किल में। एमपीपीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 2020 के पेपर को देखते हुए आप इस स्थिति में हैं कि अगर एमपीपीसीएस में 2021 में भी उसी तरह पेपर आए जैसे प्रश्न 2020 में पूछे गए थे, तो क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि जो आपके पास नोट्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और जिस दशा में 2020 में क्वेश्चन आए थे वो उस पर आधारित हैं कि नहीं। इसी क्रम में और इसी को ध्यान में रखकर एमपीपीसीएस 2021 के लिए विंद जीएस सर्किल ने जीएस के क्विक रिवीजन सीरीज़ को चलाया है, जिसमें हम सभी विषयों के मॉड्यूल को लेंगे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे साइंस टेक हो, चाहे कंप्यूटर हो, और आपको कम समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और ताकि आप कम समय में और टू द पॉइंट चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो ज्योग्राफी का मॉड्यूल शुरू हो चुका है, आज ये उसकी दूसरी क्लास है और आज हम देखेंगे भू आकृतिक संरचना। तो भू आकृतिक संरचना होती है किसी स्थान विशेष की स्थलाकृति। वहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, द्वीप समूह हो गए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत की भू आकृतिक संरचना के बारे में प्रश्न किया जाए तो भारत की भू आकृतिक संरचना को हम निम्नलिखित उच्चावचों में बांट सकते हैं। जैसे हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हिमालय उत्तर पूर्वी पर्वतमाला आ गया। उसके बाद उत्तर का मैदान हो गया जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद थार मरुस्थल आ गया। फिर दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर समुद्र तटीय मैदान हो, चाहे पश्चिम समुद्र तटीय मैदान चाहे पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप समूह हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान। अब प्रश्न उठता है कि एमपी की भू आकृतिक संरचना के बारे में। तो एमपी की भू आकृतिक संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी पठार या बघेलखंड। और मध्य उच्च प्रदेश का जो डिवीज़न है वह मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना पठार में किया गया है। मतलब आप मध्य भारत पठार से नर्मदा सोन घाटी होते हुए रीवा पन्ना पठार तक जाएंगे तो ये पूरा एरिया मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अब इसका दूसरा डिवीज़न है सतपुड़ा प्रदेश। ये सतपुड़ा प्रदेश नर्मदा सोन घाटी के नीचे दक्षिण में है। इसे हम दक्षिणी प्रदेश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये राज्य विशेष में पाया जाता है। जैसे आपका राजपीपला हो गया, यह गुजरात में, साथ ही एमपी में पाया जाता है। उसी तरह फिर ग्वालीगढ़ हो गया, यह एमपी में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसी के बाद महादेव है, यह एमपी में है। मैकाल श्रेणी है, यह एमपी और प्लस छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद एमपी के भू आकृतिक संरचना का तीसरा डिवीज़न या विभाजन है पूर्वी पठार या बघेलखंड। आप देख रहे हैं नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी ओर और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भी पूर्वी ओर ये बघेलखंड का पठार है। ये बेसिकली सोन नदी प्रवाहित क्षेत्र है। सोन नदी यहाँ से होकर बहती है और एमपी में यह क्षेत्र सीधी है, सिंगरौली है, उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है। ये उमरिया है, शहडोल, अनूपपुर, यह आपका बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, अनूपपुर। तो आपने देखा कि एमपी की भू आकृतिक संरचना मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश, पूर्वी पठार। इसको समग्र रूप में देखेंगे तो यह एमपी की भू आकृतिक संरचना मध्य भारत का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, यह इसका पश्चिमी क्षेत्र है और यह इसका पूर्वी क्षेत्र है, रीवा पन्ना पठार, उसके बाद ये नर्मदा सोन घाटी, उसके बाद ये सतपुड़ा प्रदेश, उसके बाद ये बघेलखंड का पठार। अब हमारा इस टॉपिक को लेकर इसके फोकस पॉइंट पर ध्यान हम केंद्रित करेंगे। इसके फोकस पॉइंट क्या हैं जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। यहाँ पे हम इससे प्रश्न बनता है कि ये पर्वत से संबंधित प्रश्न बनता है और पठार से संबंधित प्रश्न बनता है। उसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी से संबंधित प्रश्न बनता है।
उसके बाद यह इससे निकलने वाली कोई विशेष नदी है, नदी उद्गम के बारे में प्रश्न बनता है। तो हम देखते हैं, पहले हम लेंगे विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत है, इसके 3 डिवीज़न हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ये संपूर्ण मिलकर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी बनती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मतलब ये विंध्याचल, भांडेर और कैमूर ये तीनों मिलती है तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह राजस्थान से शुरू होती है, राजस्थान, उसके बाद यह बिहार तक जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है। तो विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पॉइंट, ये सद्भावना शिखर है, सद्भावना शिखर। यह दमोह में है, एमपी के दमोह में है, एमपी के दमोह में है सद्भावना शिखर। अब हम देखेंगे कि इससे निकलने वाली कोई प्रमुख, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो विंध्याचल से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, केवल विंध्याचल पर्वत अगर हम ले रहे हैं तो इससे निकल रही है, यहाँ माही नदी निकल रही है, माही, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत से चंबल निकल रही है, चंबल नदी। उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विंध्य पर्वत से माही नदी निकल रही है, जो कि पश्चिम की ओर जा रही है और खंबात की खाड़ी में निकल रही है। उसके बाद चंबल है, जो कि यमुना में मिलती है। सिंध जो है ये भी यमुना में मिलती है। बेतवा जो है ये भी यमुना में मिलती है। केन जो है ये भी यमुना में मिलती है। और कैमूर से टोंस नदी निकलती है, जो कि गंगा में मिलती है। आपको याद होगा कि 2020 में इससे संबंधित, नदी द्रोणी से संबंधित एक प्रश्न आया है कि यमुना नदी द्रोणी और गंगा नदी द्रोणी में चंबल नदी द्रोणी शामिल है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि यमुना नदी द्रोणी की अगर बात की जाए तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो यमुना नदी द्रोणी के अंतर्गत आता है। बेसिकली अगर हम यमुना नदी द्रोणी की बात करें तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये चारों शामिल है। तो जैसा कि 2020 में पूछा गया है, उसी के हिसाब से हमने इससे नदी उद्गम आपको मोटा मोटा समझाया है कि विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और ये किससे कनेक्ट हो रही हैं। तो ये एक माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। तो ओवरऑल यमुना उत्तर प्रवाही नदियाँ और दक्षिण प्रवाही नदियाँ में यमुना नदी द्रोणी में चंबल भी शामिल है, जैसा कि 2020 पीसीएस में पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कई राज्यों में है, जैसा कि गुजरात में है। गुजरात में इसको राजपीपला के नाम से जाते हैं। उसके बाद एमपी में ग्वालियर, महादेव और मैकाल श्रेणी, जो कि छत्तीसगढ़ में भी है। इसके बाद हम इसका देखेंगे सर्वोच्च चोटी, और सर्वोच्च चोटी के बाद इससे निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका प्रमुख डिवीज़न राजपीपला, ग्वालियर, महादेव और मैकाल है। सतपुड़ा पर्वत की एक और विशेषता है कि यह सतपुड़ा, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे 7 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अरवानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, कालीभीत, महादेव और मैकाल, महादेव और मैकाल। तो अब जैसा कि 2019 के पेपर में एक प्रश्न भी आया था सतपुड़ा पर्वत से, वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम मिलाना था।
तो 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा था सतपुड़ा का, शायद बड़वानी और बीजागढ़ असीरगढ़ का और महादेव का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निकालना था। तो अब आप समझ गए होंगे ये 7 पर्वत से मिलकर बनी है, इसलिए इसको सतपुड़ा कहते हैं। यह इसका वेस्टर्न है और यह इसका ईस्टर्न है। यह तो इसका पूर्व से पश्चिम, यह पश्चिम से हो गया और यह पूर्वी। तो यह जो सतपुड़ा पर्वत का जो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मैकाल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी, अरवानी। तो 2019 के प्रश्न को भी हमने ध्यान में रखकर ये टॉपिक को इस तरह बनाया है ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिले। तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत के 7 विभाजन है जो स्थान विशेष में इसको अरवानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, कालीभीत, महादेव, मैकाल के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इस सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है महादेव पर्वत पर धूपगढ़ है। धूपगढ़ ये महादेव है, महादेव श्रेणी या धूपगढ़ जो है एमपी की भी हाईएस्ट चोटी है, एमपी हाईएस्ट चोटी, और साथ ही यह सतपुड़ा पर्वत की भी हाईएस्ट चोटी है। तो यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है एमपी व्यापम में और एमपी पीसीएस में। और एमपी पीसीएस का तो यह पसंदीदा प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत और एमपी की हाईएस्ट चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा महादेव पर्वत श्रेणी की धूपगढ़ चोटी को एमपी की हाईएस्ट चोटी माना जाता है। यहीं पर पंचमढ़ी स्टेशन है जो कि रमणीक स्थान है। अब हम देखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत का से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ मोटा मोटी कौन सी हैं। तो ये अगर महादेव पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, एक तो तवा नदी हो गई, तवा, और दूसरा कालीभीत से निकलती है ताप्ती नदी। ये ताप्ती हो गई। ताप्ती जो है पश्चिमी प्रवाही नदी है जो अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। और ये महादेव, ठीक है। और ये जो तवा नदी है, तवा नदी जो है बेसिकली नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा सहायक नदी। तो महादेव पर्वत श्रेणी से 2 नदियाँ निकलती हैं। तवा नदी जो कि होशंगाबाद जिले के आसपास बहती है, उसका उद्गम है, और यह नर्मदा में मिल जाती है, नर्मदा में अपना जल छोड़ती है। और महादेव पर्वत के बगल में कालीभीत, जैसे कि अभी आपने देखा कि महादेव के कालीभीत के बाद महादेव होता है, तो कालीभीत से ताप्ती नदी का उद्गम है। यह अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में। अब हम देखेंगे कि मैकाल श्रेणी से कितनी नदियाँ निकलती हैं। तो मैकाल श्रेणी से ये मान लीजिए आपका मैकाल है, मैकाल, इसके पश्चिम से वेस्ट में नर्मदा नदी निकलती है। इसके ईस्ट में, नॉर्थ में सोन नदी निकलती है, और इसके ईस्ट में महानदी निकलती है। अब आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एमपी व्यापम, एमपी पीसीएस में। अगर कोई पूछता है कि ये मैकाल श्रेणी से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो वेस्ट से साइड से नर्मदा नदी निकलती है, ईस्ट साइड से महानदी निकलती है, और नॉर्थ साइड से सोन नदी निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यह नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है। और लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो मैकाल पर्वत जो कि एमपी में अमरकंटक कहा जाता है, यह एमपी में, और सिहावा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल पर्वत का 2 डिवीज़न है। यह मैकाल पर्वत अमरकंटक में, एमपी में अमरकंटक और छत्तीसगढ़ में सिहावा। तो जब अमरकंटक पर्वत श्रेणी की पठार की बात आए तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है, और सिहावा से महानदी निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैकाल पर्वत, प्रश्न आएगा कि मैकाल पर्वत श्रेणी से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है। लेकिन अगर आएगा कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो नर्मदा निकलेगी, सोन नदी निकलेगी। ये जो अमरकंटक और जो महानदी है वो सिहावा पर्वत श्रेणी, जो कि मैकाल पर्वत का ही भाग है लेकिन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, वो उससे महानदी निकलती है। अब आपने देख लिया कि पर्वत देख लिया, सर्वोच्च चोटी देख लिया, नदी उद्गम देख लिया। अब हम आते हैं पठार पर।
पठार से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो प्रमुख पठार जो मालवा पठार को हम पहले लेंगे। मालवा पठार लेने का औचित्य ये है कि एमपी की भू आकृतिक संरचना का सबसे बड़ा हिस्सा मालवा पठार है। मतलब एमपी का 28 से 29% हिस्सा मालवा पठार के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख पठार में पहला मालवा पठार। मालवा पठार एमपी का लार्जेस्ट स्थलाकृति है। पहला पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया यह दक्कन लावा क्षेत्र है। दक्कन लावा मतलब यहाँ ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप बेसाल्ट लावा प्रवाह हुआ है और बेसाल्ट लावा के बाद उसका जो अपक्षय हुआ है, अपर्दन हुआ है कई सौ सालों में, तो उससे काली कपासी मृदा का विकास हुआ है। बेसाल्ट लावा, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि मालवा पठार में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये बेसाल्ट लावा है, दक्कन लावा या बेसाल्ट लावा, ठीक है। और इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मृदा होती है, काली मृदा। और काली मृदा में किस तरह की फसल होती है? तो कपास हो गया और दलहन हो गया। तो अब आपने देख लिया कि मालवा पठार से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो उसके कई डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे ये पूछ लेगा कि एमपी का ये लार्जेस्ट स्थलाकृति कौन सी है, तो ये होगा मालवा पठार। दूसरा पूछ लेगा कि मालवा पठार में ग्रेनाइट पाया जाता है कि बेसाल्ट लावा पाया जाता है, तो ये बेसाल्ट लावा प्रवाहित क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ कैसी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। और ये भी पूछ सकता है कि काली मृदा किस तरह के फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये कपास और दलहन के लिए, बेसिकली ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो मालवा पठार से जो संभावित पूछा जा सकता है वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं बघेलखंड पे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पठार है। बघेलखंड पठार वो सोन नदी घाटी क्षेत्र है और यहाँ पर धान की खेती होती है। बघेलखंड पठार सबसे पहले देखिए कि ये सोन नदी प्रवाहित क्षेत्र है, सोन नदी घाटी, और यह पीली मृदा, लाल पीली मृदा का क्षेत्र है और यह धान बाहुल्य क्षेत्र है। मतलब यहाँ धान की खेती बहुत होती है। और अगर पूछेगा कि यह एमपी के कौन कौन से ज़िले हैं, ये पूछने की संभावना है क्योंकि बघेलखंड बहुत बड़ा एरिया है। तो उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, या बघेलखंड पठार के अंतर्गत है। अनूपपुर भी कह सकते हैं, अनूपपुर। तो बघेलखंड में हमने देख लिया कि ये सोन नदी घाटी क्षेत्र है, लाल पीली लाल मृदा पाया जाता है, धान यहाँ बहुत बाहुल्य है, धान की खेती यहाँ होती है। और ये उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर में होती है। अब हम आते हैं एमपी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बुंदेलखंड पठार पर। तो बुंदेलखंड देखते हैं। प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं हम वही ले रहे हैं, बेवजह का फैक्ट इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। बुंदेलखंड सबसे पहले हम देखेंगे, यह दो पार्ट में है। इसका पश्चिम क्षेत्र ये है बुंदेलखंड का, और पूर्वी ये है। तो बुंदेलखंड के दो हिस्से हो गए, पश्चिम खंड और पूर्वी खंड, पश्चिम खंड और पूर्वी खंड। और यह यहाँ पर जो है पश्चिमी खंड में, पूर्वी खंड में मिश्रित मृदा पाई जाती है। मिश्रित मतलब लाल पीली और काली मृदा का मिश्रण है। और पश्चिमी खंड में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और यहाँ पर गन्ने की खेती होती है और गेहूँ होता है और कपास भी होता है। लेकिन गन्ना और गेहूँ यह प्रोमिनेंट फसल है, मतलब मुख्य फसल है। अब हमने देख लिया मालवा पठार देख लिया, बघेलखंड पठार देख लिया और बुंदेलखंड पठार देख लिया। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि अब पहले भी पूछा गया है और अब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है।
तो हमने एमपी की भू आकृतिक संरचना में जो मुख्य महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर हमने ध्यान दिया। पर्वत देख लिया, सर्वोच्च चोटी देख लिया, नदी उद्गम देख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट थर्ड क्लास में हम एमपी की प्रमुख नदियां देखेंगी। हमने नदी को अभी केवल पर्वत से पॉइंट आउट करके बताया, इसका हमने स्थान विशेष नहीं बताया। जैसे हमने चंबल को बता दिया कि ये विंध्य से निकलती है, लेकिन चंबल जाना पाओ पहाड़ी चोटी से निकलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नदी वाले चैप्टर में क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम नदी को विस्तृत डिटेल रूप से बताएंगे। अभी हमने बस मोटा मोटी बताया है कि यह इस एरिया से निकलती है। वो विंध्य के कई स्थान विशेष में नाम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने बहुत क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत इसको बहुत जल्दी देखा है, ताकि आपका कम समय में रिवीजन हो सके और अच्छा कंटेंट दिया जा सके आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारी कमियों को बताइएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो में कंटेंट को अच्छे रूप से प्रयोग कर सकें और वो आपकी एग्ज़ाम के लिए सहायक हो, हम आपकी सफलता में सहभागी बने। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।